मज़हर अब्बास साहब, अवाम की तवक्कुआत हुकूमत के साथ, हुकूमत की अहलियत और अपोजिशन की ग्रैंड अलाइंस की ख्वाहिश और एहतजाजी तहरीक का ख्वाब, और इन सब के बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़। देखिए, सबसे पहले तो तमाम अहले मुस्लिम को ईद मुबारक और चांद रात मुबारक हो। दूसरी बात ये कि हमें ऐसे मौके पे उन शुहदा और उनके अहले खाना को ज़रूर याद रखना चाहिए। बेशक। पिछले एक साल में जो है वो अपनी जानों की का नजराना दिया। उसमें हमारे इस फ़ौज के, सिविलियन इदारों के, सिक्योरिटी के और ख़ुद एक आम शहरी भी उनका शिकार हुआ है। हमें उनको भी याद रखना चाहिए जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में बंद हैं। हमें अपने एक साथी फरहान मलिक को भी याद रखना चाहिए, जैसे एक के केस से निकला तो वो दूसरे केस में बंद कर दिया गया, यानी एक केस में रिमांड ख़त्म हुआ तो दूसरे में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उसकी फैमिली जो है आज ईद उसके बगैर मना रही है। हमें उनको भी याद रखना चाहिए कि जो लोग आज ईद के दिन अपने कपड़े तक खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ईद तो ऐसे ही बनाई जाती है। दूसरे ये कि बिगनिंग कैसे होती है, आज इसका सबसे अच्छा मौका होता है, ये सबसे अच्छा इस लिहाज से त्यौहार होता है। क्या अच्छा हो कि अगर गवर्नमेंट अपोजिशन को ईद की मुबारकबाद दे और अपोजिशन गवर्नमेंट को ईद की मुबारकबाद दे। बिगनिंग तो ऐसे ही होती है, एक दूसरे से आपके इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं कि जिन जिन मौक़ों पर आप एक दूसरे को अपने उनके इख्तलाफात भुला के आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। मुझे तो किसी के बयानात में वो आगे बढ़ने की बात नज़र ही नहीं आ रही। हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारे हम जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, अभी ईद का एक रोज़ गुज़रेगा कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात शुरू कर देंगे इसमें। तो मेरा ख़्याल है हम शुरुआत ही नहीं कर रहे कि हमें इश्यूज़ को ख़त्म करना है। ये इतना बड़ा मसला है कि जिससे गवर्नमेंट भी महफूज नहीं है, जिससे अपोजिशन भी महफूज नहीं है। इसलिए कि एक खुदकुश धमाका ये नहीं देखता कि उसमें जो टारगेट है वो कौन है। उसका एक कोई प्राइम टारगेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके दायरे में बहुत से लोग आ सकते हैं। हमने सरकार के लोगों को भी जो है इन खुदकुश हमलों में जहाँ बाख होते हुए देखा है, और हमने अपोजिशन के लोगों को भी देखा है। तो कहीं से कहीं मुझे लगता नहीं है हम इतना ज़्यादा इख्तलाफात को हम नफ़रत की हद तक ले आए हैं, और नफ़रत जो होती है वो फिर आपको कहीं का नहीं रहने देती। जब तक मतलब सब आप ये नफ़रतें कम नहीं हो सकती, ये सियासी तक़सीम ये कम नहीं हो सकती? यही तो दिन है। इससे अच्छा दिन कौन सा होता है उन नफ़रतों को कम करने का? क्या वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुबारकबाद नहीं दे सकते? क्या वज़ीर आज़म टेलीफ़ोन उठाएँ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, चलें आप बानी चेयरमैन बानी पीटीआई को मुबारकबाद नहीं दे सकते, तो चेयरमैन पीटीआई को तो मुबारकबाद दे सकते हैं। या बैरिस्टर गौहर साहब टेलीफ़ोन उठाएँ और स्पीकर और वज़ीर आज़म और दूसरों को मुबारकबाद दें, एक दूसरे से मिलें। बातचीत तो होती रहती है, बातचीत इसके बाद भी ये माहौल एक बनाया जाता है। हमने इतने अरसे में देखा कि वो माहौल ही नहीं बनाया गया जो माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाया जाता है इतने बड़े इशू पे। अभी आपने जाफर एक्सप्रेस की बात की, आखिर एपीएस का जब वाक़या हुआ था तो अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठी तो नेशनल एक्शन प्लान बना पाई ना। आज क्यों नहीं? तब भी सियासी इख्तलाफात बहुत शदीद थे, लेकिन फिर भी बैठे एक जगह पर और आगे बढ़ने की कोशिश की तब। जी, यही मैंने कहा कि अगर आप बैठेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एक कोशिश चलें, एक कोशिश आपने की नहीं हुई, एक दूसरी कोशिश कर लें आप। अब बिलावल भुट्टो एक बात सालिसी की बात कह के उसके बाद कोई बात आगे ही नहीं बढ़ रही। जब सालिसी की आपने बात की, हुकूमत ने आपको कहा कि जी आगे बढ़ें, तो आप आगे तो बढ़ें। आप हो सकता है इतने इतने अरसे में जब आपने ये बात की थी, आप जाके पीटीआई के लोगों के साथ बुलाते, उनके साथ बैठते। वो नहीं आते, अगर वो अलग बात है अगर नहीं आते, लेकिन कोशिशें नहीं हो रही। और सबसे अहम बात जो है, जो माजी में नहीं होती थी, माजी में कहीं ना कहीं मीडिएटर्स होते थे। कहीं ना कहीं दरमियान में कुछ लोग होते थे जो बढ़ के अपोजिशन और गवर्नमेंट के इख्तलाफात को ख़त्म करवाते थे। ख़त्म नहीं करवाते थे तो कम से कम क्रॉस द टेबल बैठवा देते थे।
लेकिन आज वैसे मुझे वो पार्टी में कुछ मीडिएटर संजीदा ढूंढना अनासिर भी होते थे जो बढ़कर ये किरदार अदा करते थे, लेकिन अब ऐसे संजीदा अनासिर का भी फुकदान दिखाई दे रहा है, या वो आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। वो है ही नहीं। मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट है, शायद गवर्नमेंट में अगर आप देख लें तो गवर्नमेंट में पीपल लाइक ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और एक दो लोग हैं, अपोजिशन में खुर्शीद शाह वगैरह इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि सब बैठें। इवन तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि साथ बैठें और मिलकर इस सिचुएशन से निकलने की बात करें। बलूचिस्तान की एक अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, आप खैबर पख्तूनख्वा की एक अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। बलूचिस्तान में आप देखें ना, आज ही का बयान देख लें कि आप बलूचिस्तान में आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। Exactly. पाबंदी लगा दी। इसका मतलब है उसकी सीरियसनेस को आप समझें सिचुएशन की, जो कि हमारी नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं समझ पा रही। हमारी नेशनल कौमी जो जमातें हैं वो उनको इदराक ही नहीं हो पा रहा कि मामला कितना संजीदा हो गया है। मामला सिर्फ दहशतगर्दी का नहीं है, मामला इससे आगे जा चुका है। और अगर आपने अब भी वो रिजॉल्व नहीं दिखाया तो मेरा ख्याल है चीज़ें हम बहुत ताख़ीर कर देंगे इशू को रिजॉल्व करने में। ठीक है, आप कह रहे हैं अभी अहम फैसले ले लें, नहीं तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी। मज़हर अब्बास साहब, आपकी नज़र में जो इक़दामात किए जा रहे हैं और जो मुस्तक़बिल में उठाए जाएंगे, जो फ़ैसले हो रहे हैं, किस हद तक नतीजा खेज़ हो सकते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले रियासत खुद समझे मसाइल को। जो जिस तरह हमारी रियासतें हुकूमतें हैंडल करती हैं इन मामलात को, इसीलिए तो आज तक हम उन मामलात से निकल नहीं पाए। आप अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल से बात करें या आप मारंग से बात करें या आप उनके दीगर साथियों से बात करें, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो बलूचिस्तान हो या दूसरी जगहों पे हो, वाकई जो लोग हुकूमत में हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं भी या नहीं हैं। वो और फिर ये कि एक तरफ जो जेल में हैं वो पॉपुलर लीडर्स हैं, जो हुकूमत में हैं उनके इलेक्शन पर ही सवालिया निशान है। तो ऐसे में ब्रेक थ्रू हो नहीं पाएगा। चलें, इसको भी, ये सियासी मामलात को भी एक तरफ रखें, लेकिन मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म से लेके कौन बलूचिस्तान के मामले को समझता है, क्योंकि किसी की तकरीर में मुझे नज़र नहीं आया कि बलूचिस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव, बलूचिस्तान की डायनेमिक्स के बारे में कोई उसने एक वाज़ेह पॉलिसी दी हो। वाज़ेह तौर पे मामलात को बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, कॉमा फुल स्टॉप समेत सिर्फ नाम तब्दील हो जाते हैं। मादी के लेख उठा के देख लें, आज तक वही बयानात चले आ रहे हैं। मैंने किसी भी हुकूमती वज़ीर को, टॉप लेवल के आदमी को, आप जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बलूचिस्तान के ऊपर डिबेट करके देख लें, बलूचिस्तान के बारे में उनका नैरेटिव देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसमें। यही हमने जॉइंट सेशन किया। जॉइंट सेशन ज़ाहिर है इन कैमरा था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें सुनी हैं तो ना हम खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स को समझ पा रहे हैं, ना हम बलूचिस्तान की डायनेमिक्स। तो हल कैसे निकलेगा? पॉलिटिकली तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल लीडर से गुफ्तगू करें। उसमें टेररिज्म जो, देखिए, बारहा ये बात होती रही है और फिर करता रहा हूँ, टेररिज्म जन्म देता है इंतहा पसंदी को। रियासत अपने बयानिए को वाजे करे कि रियासत का बयानिया क्या है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पे ना जाए। आपका नैरेटिव क्या है, बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की रियासत को किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि ये बात मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदाना ग्रुपों की तश्कील में कहीं ना कहीं आपकी रियासत का कहीं ना कहीं हमें हाथ नज़र आता है। लेकिन बयानी की आपने बात की है मज़हर अब्बास साहब, कौमी बयानिया बनाने की भी लास्ट मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि कौमी बयानिया बनाया जाए और इसको आवाम तक पहुंचाया जाए। इसके लिए रिवायती मीडिया का और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का भी सहारा लिया जाए। उस पर भी सब तनकीद कर रहे हैं। पहले समझे तो आप नैरेटिव कब बनाएंगे? जब उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नज़र नहीं आती इशू की। ठीक है, कि आप देख लेना कि अभी आपने उठा के कुछ लोगों को बंद कर दिया, उनको उन पे एमपीओ लगा दिया, ये सारी चीज़ें आप करते रहे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मसाइल को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप मसाइल को समझेंगे नहीं तब तक उनका हल निकालने से आप कासिर रहेंगे।